स्ट्रक्चर डिटरमाइनिंग टेक्निक्स। ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने वाले दूसरे जितने भी केमिस्ट्री से संबंधित लोग हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त तरीका होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हम उसके स्ट्रक्चर को, जो मालिक्यूल्स हम डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम जानें, उसको डिटरमाइन करें। इसके लिए कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम एक्सरे होता है, एनएमआर होता है, आईआर होता है, यूवी का भी यूज होते हैं, इसके अलावा मास का यूज किया जाता है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका बहुत ही कॉमनली यूज होता है। तो हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो जाने कि वो जिस मालिक्यूल्स पर काम कर रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेवलपमेंट में आज तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब तक जो हो पाई है, बहुत शहादत के बाद, काफी समय के बाद अब जो यहाँ पर पहुंची है, किसकी वजह से सबसे ज्यादा योगदान अगर कहा जाए किसी का है अभी मॉडर्न में, तो है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का। किसका? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का सबसे ज्यादा उपयोग रहा है। अब इसमें हम एक्सरे, एनएमआर, आईआर, यूवी, मास को समझेंगे। फिलहाल यूवी को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका उतना यूज नहीं जितना बाकी चार का है। एक्सआरडी जो होता है, यह एक्सरे के या स्कैटरिंग पैटर्न पर काम करता है। किस पर? स्कैटरिंग पैटर्न पर काम करता है, और जिसके बेस पर हमें बाउंड लेंथ और बाउंड एंगल हमें फाइंड आउट होता है। बाउंड लेंथ और बाउंड एंगल फाइंड आउट होते ही आप उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझ सकते हो कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है। इस प्रकार से अगर देखा जाए, पॉलीमॉर्फिज्म जो एपीआई का एक बेहतरीन टेक्निक होती है फाइनल फॉर्म में, जिसमें हम किसी भी ड्रग का जो पॉलीमॉर्फ बनाते हैं, कोई एक पॉलीमॉर्फ फॉर्म का, यानी कि एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम पॉलीमॉर्फ कहते हैं, और उसमें से जो पॉलीमॉर्फ हमारी बॉडी के लिए ड्रग एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको हम बनाते हैं। और पॉलीमॉर्फ बना है कि नहीं बना है, इसके लिए एक्सआरडी का यूज करते हैं। एनएमआर जो टेक्निक होती है, ये मालिक्यूल्स के सिमेट्री को बताती है, कनेक्टिविटी को बताती है, और ये रेडियो वेव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रेडियो वेव का। क्यों यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आईआर किसी मालिक्यूल्स के फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती है। क्या बताती है? वो फंक्शनल ग्रुप उसमें कौन कौन से लगे उसके बारे में बताती है। मास, उसके मास के बारे में बताती है। इस प्रकार से देखा जाए तो कंपोजिशन को इनडायरेक्टली एक कंपोजिशन को भी बताती है कि उस मालिक्यूल्स का कंपोजिशन क्या है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा। आज तक हम ये समझने की कोशिश किए कि कौन कौन से टेक्निक्स हैं, उनकी बेसिक क्या होती है। अब हमने फंक्शनल ग्रुप की अगर बात छेड़ दी है, तो हम शुरुआत अगर मास से करें, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करता है? टू डिटरमाइन मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट और एटम्स का एटॉमिक वेट फाइंड करने का काम करती है। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट की जाती है, ये सब भी हम समझेंगे। फिर अगर एनएमआर की बात की जाए, तो एनएमआर ये मॉलिक्यूल्स के सिमेट्री को बताती है, उसके ब्रांचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, साथ साथ कनेक्टिविटी को भी बताती है। किसी मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री क्या है, ब्रांचिंग क्या है, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, उसके बारे में एनएमआर से फाइंड आउट किया जा सकता है। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये उसके फंक्शनल ग्रुप को बताती है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये जो फंक्शनल ग्रुप को बताते हैं, आईआर रेडिएशन का यूज करती है। आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग रीजन होते हैं, जो कॉस्मिक से लेके एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, इन सब इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्ट होते हैं। उसमें से जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन का पार्ट होता है, उसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है। एक्सआरडी की अगर हम बात करते हैं, एक्सआरडी क्या है? ये एक्सआरडी का फुल फॉर्म होता है, एक्सआरडी का फुल फॉर्म होता है एक्स रे
डिफ्रैक्टोमीटर एक डिफ्रैक्शन का यूज करता है। आपने लाइट में पढ़ा होगा। तो एक्सरे एक्सरे बताता है कि किसी भी एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स की जो पोजीशन होती है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कौन बताता है? एक्सरे बताता है। ये क्या करता है? अब इसकी कहानी सुनिए। इसके बारे में कैसे खोज हुई। सबसे पहले एक सबटेरेनियन बैक्टीरिया होती है जो एक को एंजाइम है जिसका नाम है मेथोक्जेटिन। मेथोक्जेटिन का यूज करती है और मेथोक्जेटिन का यूज करके ये क्या करती है? मेथेन गैस को CS4 मेथेन को अपने यूजफुल जितने भी उसकी जरूरत होती है उसके लिए यूज करती है। वैज्ञानिकों ने NMR से कोशिश की लेकिन फाइंड आउट नहीं कर सके क्योंकि जो मेथोक्जेटिन है ये नेचर में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको नहीं फाइंड आउट कर सके। बाद में बहुत कोशिश के बाद उसके पता चला कि ये पॉलीसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है। स्ट्रक्चर में दिखाया गया देखिए इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड और तीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पॉलीसाइक्लिक एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल। ठीक है, तीन साइक्लिक रिंग है तो एक से अधिक साइक्लिक रिंग को पॉलीसाइक्लिक हो गया। पॉलीसाइक्लिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है मेथोक्जेटिन। तो ये इससे हमें समझ में आया कि एक्सआरडी का भी यूज बहुत जबरदस्त है खासकर सॉलिड स्टेट के लिए। इसकी लिमिटेशन की बात करें तो पहला इसका लिमिटेशन है कि केवल सॉलिड मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लीकेबल है, लिक्विड या गैस के लिए इसका कोई यूज नहीं है। अगर दूसरी बात करें तो इसके लिए स्किल चाहिए, इसको हैंडलिंग करने के लिए बहुत ही जबरदस्त स्किल चाहिए। साथ साथ ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम टेकन है टेक्निक होती है। तो ये स्किल तो ड्रॉबैक है। पहला है केवल सॉलिड के लिए यूज हो सकता है, दूसरा है कि इसको यूज करने के लिए स्किल होनी चाहिए, बेहतरीन स्किल होनी चाहिए क्योंकि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो एक्सरे अगर आपके बॉडी पर गिरा तो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है और ये टेक्निक बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और इसका आप जानते हो कि ये क्या करता है, जिस प्रकार से एक्सरे यहाँ पर लाइट बीम गिरती है और ये डिफ्रैक्शन के बाद ये बताता है कि हमें ब्रैग्स इक्वेशन यहाँ से मिलता है। ब्रैग्स इक्वेशन के बेस पर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें उसकी स्पेसिंग कितना है। स्पेसिंग को D से दिखाते हैं, जो जिस एंगल पे मुड़ा हुआ इसको थीटा से दिखाते हैं। तो इसका होता है 2D साइन थीटा। इस प्रकार से इसको जो फाइंड आउट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है, जबरदस्त होता है। हम आगे समझते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री। किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है? जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, मास यानी मॉलिक्यूलर वेट, स्पेक्ट्रा का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करके, मेट्री का मतलब मेजरमेंट करना यानी कि किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करके मेजरमेंट करने के प्रोसेस को मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको नहीं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होते हैं सब एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं और इसका जो प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल जितने भी एब्जॉर्प्शन टेक्निक होते हैं उससे काफी अलग होता है, इसलिए इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। आप ये चीज समझिएगा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड किया जाता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का कभी भी मास फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए हमें उसको आयंस में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। तो हम जल्दी इलेक्ट्रॉन बीम के बम्बार्डमेंट करके इसको कैटायंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर कैटायंस को कन्वर्ट करने के बाद इसका मास डिटेक्ट किया जाता है। ये इसकी टेक्निक से यहाँ से मॉलिक्यूल्स को इंसर्ट किया जाता है और जैसे इलेक्ट्रॉन बीम का बम्बार्डमेंट होता है और हमारा यहाँ पर डिटेक्टर पर फाइंड आउट होता है। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास एक से अधिक आइसोटोप्स होते हैं, उनको दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से फाइंड आउट करना मुश्किल है, लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आसानी से उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि हर एक एटम आइसोटोप्स की एबंडेंस यानी नेचर में अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। किसी भी अगर मास में देखा जाए तो हैवियर मास सबसे पहले दिखेगा और
हैवियर पीक सबसे पहले दिखेगी और लाइट पीक सबसे बाद में दिखेगी। जो एक टेक्निक होती है यहाँ पर, सबसे पहले हैवियर और लाइट सबसे लास्ट में दिखेगी, ये इसका टेक्निक होता है। इसको नाइट्रोजन रूल भी यहाँ पर अप्लाई होता है। यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास अगर ऑड नंबर में है तो उसमें ऑड नंबर में नाइट्रोजन एटम हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास नंबर अगर इवन में है तो उसमें 0 या इवन नंबर में नाइट्रोजन अवेलेबल होते हैं, नाइट्रोजन रूल होती है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब न्यूक्लियर क्या होता है? न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होता है, अगर वो रेजोनेंस शो करता है तो इस प्रोसेस को एनएमआर कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। दोनों क्या करते हैं, मैग्नेटिक के प्रेजेंस में एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अभी ये इस पोजीशन में एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है उनमें दो एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल और एक्साइटेड एनर्जी लेवल होते हैं। जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल में होते हैं। अब एक रेडिएशन की जरूरत होती है, एनर्जी गैप बहुत कम होती है, ये एनर्जी गैप काफी कम होती है, इसलिए हमें लो एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए जो इसकी एंटिटी को ग्राउंड से एक्साइटेड में ले जा सके। तो इसके लिए सबसे कम एनर्जी का अगर देखा जाए तो रेडियो वेव का यूज इसलिए किया जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है और ये जो इसका क्वांटाइजेशन होता है, जो एनर्जी यहाँ पर दो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में विभक्त होते हैं, डिवाइड होते हैं, इसकी एनर्जी गैप कम होती है, इसलिए रेडियो वेव से ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में आएगा। जब एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को डिटेक्ट किया जाता है यहाँ पर। और हमें इस प्रकार से इसका ग्राफ इस प्रकार से मिलता है, और इस ग्राफ को हम एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। इसको हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप की अगर बात करें तो आइए हम आगे समझते हैं। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है कि जो एटम्स के दोनों तरफ हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यहाँ पर मैग्नेट लगाते हैं। जनरली जो धरती जल होती है उसका 3 से लेकर 50 माइक्रो टेस्ला जो हमारे धरती का अर्थ का होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इतना होता है। लेकिन जो हम यूज करते हैं एनएमआर में वो यूज हम करते हैं 3 से लेके 5 यानी कि टेस्ला तक। आप देखें तो इसका लगभग 1 लाख गुना ज्यादा धरती के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का 1 लाख गुना ज्यादा स्ट्रेंथ की हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया दो एनर्जी लेवल में डिवाइडेड हो जाती हैं, तो उनको ग्राउंड से फ्लिपिंग एक्साइटेड से वापस ग्राउंड में करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जरूरत होती है, जिसको हम रेडियो वेव कहते हैं। इस प्रकार से दिखाया गया है। सबसे पहले हम उसको रेडियो वेव एनएमआर को हम ऑन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडियो वेव को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद एक ग्राउंड से एक्साइटेड में जाती है। फिर हम रेडियो वेव का जो सोर्स होता है उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद वापस से ग्राउंड से एक्साइटेड से ग्राउंड में आती है और एनर्जी इमिट होता है डेल्टा ई। फिर हम रेडियो वेव को ऑन करते हैं, रेडियो वेव के प्रोसेस को ऑन करते हैं। रेडियो पल्स, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो पल्स को ऑन ऑफ करते हैं, जिसके द्वारा हमें ढेर सारा अनेक डेल्टा ई मिलते हैं, जिसको हम कंप्यूटर में देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं, हमें यहाँ पर ग्राफ मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये जो ग्राफ मिलते हैं इसको एनएमआर स्पेक्ट्रस कहते हैं। अब अगर इसकी बात हम आगे समझें, अगर एनएमआर का यूज डायग्नोसिस के लिए, हेल्थ के लिए यूज होता है, उस समय इसको कहते हैं एमआईआर, यानी कि इसको कहते हैं मैग्नेटिक एमआरआई, उसको बोलते हैं एमआरआई, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग उसको बोलते हैं। बहुत ही जबरदस्त
होती है। इसमें आपको जैसा मैंने बताया कि जो एटम्स के न्यूक्लियाई होते हैं वो टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये दो एनर्जी लेवल में ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में होती है, उसके बाद इसकी फ्लिपिंग होती है और हमें स्पेक्ट्रा मिलती है। इसके लिए कुछ एनएमआर कैसे मशीन वर्क करता है, इसमें सबसे पहले जो हमारे कंपाउंड होते हैं उसको डिजोल्व करके एक एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिजोल्व करके उसमें सुटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व करके एक नए जो ट्यूब होता है, एक छोटी ट्यूब होता है, उसमें इसको फिल करते हैं। फिर ये एनएमआर मशीन में से घूमता रहता है, राउंड करता है, मशीन में चारों तरफ बना होता है, और उसके बाद यहाँ से हम रेडियो वेव इस पर पास कराते हैं। जैसे इस पे पास कराते हैं उसके बाद डिटेक्टर पर हमें इसका ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है। जो हमें ग्राफ मिलता है वो ग्राफ मिलता है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बेस पर मिलता है, और इसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर जो यूनिट होती है वो पीपीएम में ही क्यों होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है टेस्ला में इसका यूज करें, या तो इसको हम दूसरे फ्रिक्वेंसी के पैरामीटर्स में इसको हम देख सकते हैं, या एनर्जी के पैरामीटर्स में इसका यूज हो, या दूसरे एनर्जी में क्यों पीपीएम में यूज करते हैं, क्योंकि जो केमिकल शिफ्ट का फार्मूला होता है डेल्टा, ये होता है फ्रिक्वेंसी डिस्टेंस। ये ये फ्रिक्वेंसी का डिस्टेंस होता है, फ्रिक्वेंसी डिस्टेंस अपॉन फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी होती है मशीन की। तो आप देखें जो फ्रिक्वेंसी होती है हर्ट्ज में होती है, और जो मशीन की फ्रिक्वेंसी होती है वो मेगा हर्ट्ज में होती है। यहाँ से कहता है मेगा हर्ट्ज यानी कि मेगा हर्ट्ज मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मेगा का मतलब मिलियन से होता है, तो इसलिए इसका यूनिट पीपीएम में होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कुछ भी हो, लेकिन उसका जो डेल्टा वैल्यू होगा वो हमेशा सेम होगा, इसको ध्यान देने वाली बात है। अब डेल्टा वैल्यू क्या होता है इसको हम समझते हैं। जो डेल्टा वैल्यू होता है ये क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स एटम जिस केमिकल एटमॉस्फेयर में होता है उसका जिस केमिकल एटमॉस्फेयर में होता है उसको बताने का एक नोटेशन होता है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो उसकी बताता है कि उसकी पोजीशन क्या है। केमिकल शिफ्ट पोजीशन को बताती है। क्या बताती है? पोजीशन को बताती है। किस पोजीशन को? यानी कि वो कितनी एनर्जी की रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करता है और बाद में इसको इमिट करता है। तो इसके बेसिस पर हमें पता चलता है उसकी पोजीशन क्या होती है, तो यानी अरेंजमेंट को डेल्टा वैल्यू बताती है। इसको हम ग्राफ में देखा जाए डेल्टा वैल्यू 0 to 12 के इसको डिनोट किया जा सकता है। ध्यान देना, डीशिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है। केमिकल शिफ्ट होता है अगर इसका केमिकल शिफ्ट स्मॉल होगा या तो केमिकल शिफ्ट लार्ज होगा, दो होगा। केमिकल शिफ्ट स्मॉल होगा तो उसका फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? हाई होगा। स्मॉल का मतलब उसका फील्ड स्ट्रेंथ हाई, और लार्ज होगा तो उसका फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? लो फील्ड स्ट्रेंथ, यानी डाउन फील्ड में है। इसकी हाई का फ्रिक्वेंसी जो होती है फ्रिक्वेंसी कम होती है। जो लार्ज डेल्टा वैल्यू आती है उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। शिल्डिंग की बात करें तो जो स्मॉल शो करते हैं वो शिल्डेड होते हैं, और जो लार्ज फ्रिक्वेंसी डेल्टा वैल्यू शो करते हैं वो डी शिल्डेड होते हैं। ये रहा कॉन्सेप्ट इसका। हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझते हैं। इसका मशीन है, इस प्रकार से इसके मशीन को शो किया जाता है। 1H और 13C कार्बन का यूज किया जाता है। उसके द्वारा हम एग्जैक्टली हाइड्रोकार्बन स्केलेटन को तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके फंक्शनल ग्रुप को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो बॉन्ड होता है, मान लो कोई भी दो एटम्स के बीच बॉन्ड होता है, ये इनको जैसे IR रेडिएशन दिया जाता है, इनके बीच फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब इनको वाइब्रेशन होता है इनके बीच, और जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है इसको डिटेक्ट किया जाता है, और जो ग्राफ के बेस पर आता है, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, उस ग्राफ पर आता है। इसको हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या किया जाता है? जो भी कंपाउंड सैंपल होते हैं उसको KBR या NaCl इन पैलेट, KBR और NaCl पैलेट पर
का यूज करके उसके ऊपर इसको डिपॉजिट किया जाता है और इसमें यहाँ पर लगा दिया जाता है यहाँ पर। और इस इधर से जब IR रेडिएशन पास कराया जाता है तो हमें एक ग्राफ मिलता है। हम इसमें कुछ बेसिक चीजें अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें अगर किसी भी बॉन्ड से हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है तो उसका जो रीजन होता है वो 4000 से लेके 3000 तक होता है। ठीक है, ध्यान देना। ट्रिपल बाउंड जो रीजन होता है 3000 से 2000 के बीच में होता है। जो डबल बाउंड रीजन होता है वो 1500 से लेके 2000 के बीच में। और जो सिंगल बॉन्ड दूसरे किसी एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो रीजन क्या होता है, वो 1000 से 1500 के बीच में होता है। बाकी फिंगरप्रिंट रीजन होते हैं। तो दोस्तों ये रहा एक बार से बहुत ही ब्रीफ में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आइडिया लेने के लिए कि IR NMR मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं, जिसको हमने आपको यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश किया है। तो आप देखेंगे जितने भी हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं वो सब 3000 4000 के बीच में होते हैं। और 3000 से 2000 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रीजन होते हैं। इसमें एल्डिहाइड का भी केस अलग से आता है। बाकी 2000 से लेके 1500 के आसपास डबल बॉन्ड रीजन होते हैं। इसके पीछे 1000 तक सिंगल बॉन्ड होते हैं। उसके नीचे फिंगरप्रिंट रीजन होते हैं। IR एब्जॉर्प्शन के लिए KBr NaCl का मैंने आपको इसके बारे में बताया। दोस्तों अब हम इसके लिए हम एक सीरीज पर सबसे पहले NMR के बारे में सीरीज लेकर आ रहे हैं। उसमें NMR को बहुत ही बेसिक आपको किताब न पढ़ना पड़े तो मैंने पाविया की बुक से, पाविया के अलावा मैंने क्लाइडन की बुक से, YR शर्मा की बुक से, इन तीनों बुक के बेसिस पर हम और कुछ रिव्यू आर्टिकल्स मैंने, रिव्यू पेपर्स मैंने ने इंटरनेट से डाउनलोड किए। उसके बेसिस पर मैं आपके लिए NMR जो 5 से लेके 7 वीडियो सीरीज में इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले उसके बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर ये बताएंगे कि इसको कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है और स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा आपके सामने तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ साथ आजकल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस की बात यानी कि चैट GPT और AI की बात हो रही है, तो AI का यूज इसके लिए कैसे करें। फिर हम सेम IR और रमन के लिए आपके साथ साझा करेंगे। और इसके बाद में आपके लिए एक सीरीज तीसरी लेकर आऊंगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में, जिसकी भी तीन से 4 वीडियो होंगी। IR की भी लगभग 4 से 5 वीडियो होंगी, 5 से 7, 4 से 5 और 3 से 4। इन वीडियोज में हम इनके बारे में बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।